डेट है आज 29 जून 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। फर्स्ट टॉपिक है अपना INS विक्रांत, फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर। ये INS विक्रांत पहली बार हमारे देश में, खुद हमारे देश में बनाया जा रहा है इंडिजिनसली। इंडिजिनसली का मतलब होता है जब कोई चीज़ अपने देश में ही बनती है, किसी देश खुद अपने देश में बनाई जाती है, उसको बोलते हैं इंडिजिनस बिल्ट। यानी कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये हमारे देश में ही बनाया जा रहा है। INS विक्रांत इसका नाम है। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होते हैं? जो ऐसे होते हैं, देखो अभी हमारे देश में केवल एक, ओनली वन ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर उसका नाम क्या है? INS विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य वो हमने रसिया से परचेज किया था, रसिया ओरिजन है वो, रसिया ओरिजन है। ये INS विक्रमादित्य की ये इमेज दिखाई दे रही है आपको। जो विक्रांत है, जो INS विक्रांत है वो भी बन रहा है, वो बन के तैयार होगा, कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन उसके ऊपर कुछ इक्विपमेंट होंगे, कुछ मिसाइल होंगी यहाँ पे लगी होंगी, लड़ाकू विमान होंगे, हेलीकॉप्टर होंगे, ऐसे लगे होंगे। ये एयरक्राफ्ट कैरियर का मतलब ये होता है। देखो कैरियर आपने देखा होगा, साइकिल कभी देखी है आपने? साइकिल के पीछे कैरियर लगा होता है, कैरियर जो पीछे एक दूसरे आदमी के लिए बैठने के लिए होता है। तो ये कैरियर क्या है? ये कैरियर वो कैरी करता है, कैरियर किसी आदमी को ले जाता है जो साइकिल के पीछे होता है। और ये है एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी कि एयरक्राफ्ट इस पर कैरी किया जा सकते हैं, यहाँ पे रखे जा सकते हैं, यहाँ पे लैंड कर सकते हैं, यहाँ से टेक ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे कोई जहाज उतारा जा सकता है, और कोई हेलीकॉप्टर यहाँ से लड़ाई के लिए भेजा जा सकता है दूसरी कंट्री में, ओशियन के जरिए नेवी यहाँ से ऑपरेशन कर सकती है उसका। तो इसलिए होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, मतलब एयरक्राफ्ट यहाँ पे उतरते चढ़ते हैं, लैंड करते हैं, टेक ऑफ करते हैं। तो ये INS विक्रांत अभी इसके रिव्यू किया था डिफेंस मिनिस्ट्री ने। ये आत्मनिर्भर भारत है हमारा जो योजना है, स्कीम है, उसके अंदर ही ये बनाया जा रहा है INS विक्रांत। हमारी कंट्री ही डेवलप कर रही है इसे, और 2022 तक ये कमीशनड कर दिया जाएगा। कमीशनड का मतलब होता है ऑपरेशनल, मतलब नेवी को सौंप दिया जाएगा, फिर कार्य करना शुरू कर देगा INS विक्रांत। क्योंकि इंडिया का सपना देखो एक ये है, हमारा कोस्टल एरिया कौन कौन से हैं? एक तो वेस्टर्न साइड है, एक ईस्टर्न साइड है। तो हमारे पास अभी एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। तो वो एक ही साइड रह सकता है, या तो इस साइड या इस साइड। तो हमारी इच्छा है इंडिया की कि दो, कम से कम दो हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर हो जो दोनों साइड तैनात हो। तो नेवी दोनों साइड क्या है, ऑपरेशनल रहे, कोई मान लो समस्या आ जाए तो तुरंत लड़ाई के लिए नेवी तैयार हो जाए दोनों साइड से। तो ये इंडिया का विजन है। तो ये 2022 तक तैयार हो जाएगा, बन के कमीशन हो जाएगा। प्रेजेंटली हमारे पास केवल एक है जिसका नाम है INS विक्रमादित्य। तो ये क्या क्या होगा इसमें INS विक्रमा, ये INS विक्रांत जो बनाया जा रहा है, क्या क्या लगा होगा इसमें? देखो 30 एयरक्राफ्ट होंगे इसमें, ऊपर रखे जाएंगे इसके। फाइटर जेट होंगे, MiG-29 के फाइटर जेट, लड़ने वाले विमान होंगे। और ये एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर होंगे जो वार्निंग दे सकेंगे, चेतावनी दे देंगे, मान लो कोई समस्या दिख रही है। ये कामोव 31 नाम का हेलीकॉप्टर होगा जो वार्निंग के लिए होगा। कुछ यहाँ पे और हेलीकॉप्टर होंगे जैसे MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर होगा। कुछ एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर होंगे, ये इंडिजिनसली बिल्ट होंगे, हमारे देश में बनाई जा रहे हैं, ये भी हमारे देश में बना भी जा चुके हैं ये। कुछ मिसाइल होंगी जैसे बराक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल होगी, AK-630 मिसाइल होगी। और कुछ रेडार सिस्टम भी लगे होंगे यहाँ पे, सेंसर की तरह रेडार सिस्टम लगे होंगे, जैसे MF स्टार, RAN-40L3D, ये सिस्टम लगे होंगे इसमें। और रनवे होगा, रनवे तो हमने देख लिया, पेयर ऑफ रनवे। मतलब रनवे किस लिए होता है? जहाज वगैरह के लिए, जो एरोप्लेन होते हैं उनके लिए उड़ान भरने के लिए और नीचे उतरने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए। टेक ऑफ करने का मतलब है उड़ान भरना, और लैंड करने के लिए उतरना। जहाज के उतरने के लिए, लैंड करने के लिए और टेक ऑफ करने के लिए रनवे होगा। और यहाँ पे शॉर्ट टेक ऑफ होगा, लेकिन अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम होगा यहाँ पे। अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम का ये है, बहुत बार आपने देखा होगा जैसे जहाज उतरा है यहाँ पे रनवे पे, और यहाँ पे मान लो एक केरल में भी केस देखने को मिला था। केरल के पहाड़ पे, ये पहाड़ के प्लेट्यू है, एक प्लेट्यू है केरल में, वहाँ पे रनवे बना हुआ है जहाज के उतरने का और उड़ान भरने का। यहाँ पे जहाज उतरा, लेकिन यहाँ पे पहाड़ी पे था ये, यहाँ पे वो यहाँ पे कंट्रोल ही नहीं कर पाया, यहाँ से उतरा जैसे नीचे गिर गया ये जहाज, ये कंट्रोल ही नहीं कर पाया, रुक ही नहीं पाया यहाँ पे। तो ये क्या है, एयरक्राफ्ट कैरियर में एक अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम होगा, जो क्या होगा, जब जहाज उतरेगा सिर्फ उसको अरेस्ट कर लेगा, रोक लेगा उसको। अरेस्टेड सिस्टम लगा होगा इसके रनवे पे, तो उसको रोक लेगा, कंट्रोल करेगा ये एयरक्राफ्ट ऑपरेशन को। तो ये सब कुछ होगा इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा, एक चीज़ और याद रखनी है आपको, 2-3 दिन पहले न्यूज़ में था वर्ल्ड्स ड्रग रिपोर्ट, वर्ल्ड्स ड्रग रिपोर्ट, ये 2021 में अभी रिलीज़ की है, वर्ल्ड
ड्रग रिपोर्ट, इसमें ये देखा जा रहा है कि कौन से देश में कितनी ड्रग्स वगैरह यूज हो रही हैं, नशीली दवाई वगैरह। ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये बस इतना याद रखना आपको। इसको करता है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड कैरियर क्राइम, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। तो ये ऑफिस है UNODC, ये यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जो 1997 में बनाई थी, 1997 में। और इंडिया भी इसका पार्ट है, UNODC का, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। और 2002 में इसका नाम चेंज करके ये रख दिया था, उससे पहले कुछ और नाम था इसका। 2002 में इसका नाम रखा था यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम्स। तो इसने जारी की है रिपोर्ट वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट 2021। तो इतना आपको याद रखना है बस। इसमें एक चीज़ और याद रख सकते हो आप, देखो ये वाला मैप देखो, ड्रग्स के लिए ना 2 रीजन बहुत ही फेमस हैं। देखो ड्रग्स और क्राइम वगैरह पे ना हर 3-4 साल में 2 बार तो क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में पूछता है। आपने मेंस के क्वेश्चन उठा कर देखे होंगे तो आपको पता चलेगा, इंटरनल सिक्योरिटी में आते हैं ये क्वेश्चन। इकोनॉमिक जो पोर्शन है GS3 पार्ट, उसमें भी पूछ सकता है, GS2 में भी पूछ सकता है। तो आपका जो ये वाला पार्ट याद रखना आपको, ईरान अफगानिस्तान, पेन चेंज कर लेते हैं, ये ईरान अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इसको ना गोल्डन क्राइसेंट बोलते हैं, क्रेसेंट, गोल्डन क्रेसेंट, ये नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, गोल्डन क्रेसेंट, गोल्डन क्रेसेंट एरिया बोलते हैं इसे। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे अफीम की खेती होती है। अफीम एक ड्रग्स होती है, ओपियम, इंग्लिश में बोलते हैं ओपियम, OPIUM, ओपियम, ओपियम बोलते हैं। ओपियम की खेती होती है और यहाँ से इंडिया में आके सप्लाई होती है, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, यहाँ पंजाब के रास्ते सप्लाई होती है। जब भी आपको पता होगा, पंजाब में देखा होगा आपने, बहुत सारे ड्रग्स के केस मिलते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्ट लोग हैं यहाँ पे पंजाब में, बहुत ज़्यादा ड्रग्स का यूज होता है। तो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इस एरिया को बोलते हैं क्या, गोल्डन क्रेसेंट। और एक यहाँ पे भी ईस्टर्न साइड में भी इंडिया वनरेबल है, क्योंकि यहाँ पे भी म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम, ये वाला जो एरिया, इसको बोलते हैं गोल्डन ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल। यहाँ पे भी अफीम की खेती होती है और प्रोडक्शन होता है और सप्लाई होती है, ड्रग्स की इलीगली सप्लाई होती है। तो गोल्डन क्रेसेंट कहाँ पे, वेस्टर्न साइड में, और गोल्डन ट्रायंगल कहाँ पे, ट्रायंगल यहाँ पे, जिसमें म्यांमार, लाओस, थाईलैंड और ये लाओस, ये वाली कंट्रीज आती हैं, और यहाँ पे ईरान, अफगानिस्तान, ईरान। तो ये चीज़ आपको बस इसमें याद रखनी है, यही था उस रिपोर्ट में, कुछ ज़्यादा नोट्स की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही लिख लेना आप। इतना पता होना चाहिए गोल्डन क्रेसेंट कहाँ पे, गोल्डन ट्रायंगल कहाँ पे, रिपोर्ट कौन जारी करता है, कब बनाता है ये ऑफिस, और इसका इंडिया मेंबर है या नहीं है। इंडिया मेंबर है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है अपना ड्रैगन मैन। ड्रैगन मैन क्या है, अभी चाइना को एक खोपड़ी मिली है, खोपड़ी, आपकी खोपड़ी होगी ना सर पे, खोपड़ी, ह्यूमन स्कल मिला है, एंशियंट, एक दबा हुआ मिला है। ये ह्यूमन स्पीसीज है जो बहुत ही पुराना है, जो मिला है चाइना को, खुदाई में मिला है। ये नॉर्थ ईस्ट चाइना में एक रीजन है, हर्बन सिटी, एक शहर का नाम है हर्बन शहर, वहाँ पे स्कल खोजा गया है और इसका नाम रखा है ड्रैगन मैन या होमोलोंगी। होमोलोंगी और ड्रैगन मैन क्यों रखा है, क्योंकि वहाँ पे एक नदी है, नदी का नाम है ड्रैगन रिवर, इसी के नाम पे ड्रैगन मैन बोलते हैं। या ड्रैगन रिवर का दूसरा नाम है लोंगजियांग नदी या ड्रैगन नदी बोल लो, इसके नाम पे, लोंगजियांग के नाम पे होमोलोंगी, ड्रैगन रिवर के नाम पे ड्रैगन मैन, इस नाम पे इसका नाम रख दिया। और यहाँ पे चाइना का एक राज्य है, हमारे इंडिया में राज्य को इंग्लिश में स्टेट बोलते हैं, वहाँ पे प्रोविंस बोलते हैं। चाइना का प्रोविंस है ये हिलोंगजियांग नाम के स्टेट में, प्रोविंस में, राज्य में ये रिवर है लोंगजियांग ड्रैगन रिवर, उसी के पास मिला है ये, हर्बन सिटी के पास, हर्बन सिटी इसी प्रोविंस में है, वहाँ पे मिला है, इसलिए इसका नाम रखा है ड्रैगन मैन या होमोलोंगी। देखो कुछ ऐसा होगा, ऐसा प्रिडिक्ट किया गया, ऐसा होगा। बाहुबली से भी तगड़ी बॉडी है भाई साहब इसकी। इतना ही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। और ये कितने साल पुराना माना जा रहा है, 1,46,000 साल पुराना ये माना जा रहा है। इतने साल पुराने ये ऐसे कुछ लोग रहा करते थे, ऐसे लोग, इतने ताकतवर लोग। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अपना बंगाल मॉनिटर। ये क्या है मॉनिटर बंगाल, आपकी क्लास में हुआ करते थे मॉनिटर जब आप स्कूल में पढ़ा करते थे, लेकिन ये मॉनिटर किसका नाम है, छिपकली का नाम है, छिपकली, लिजार्ड। आपके घरों में छिपकली होती होगी ना, बल्ब के पास, लाइट के पास, वही छिपकली है, लेकिन इसका नाम है बंगाल मॉनिटर और ये बंगाल में पाई जाती है, बंगाल के ऊपर ही इसका नाम रखा है बंगाल मॉनिटर। लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ बंगाल में पाई जाती है, आसपास के बहुत सारे इंडिया में बहुत सारी जगह पे पाई जाती है ये। तो इसका बंगाल मॉनिटर नाम है, या कॉमन इंडियन मॉनिटर भी बोलते हैं इसे, और साइंटिफिक नेम है वारानस बंगाल लेंसिस, इसका नाम है साइंटिफिक नेम। ये लार्ज लिजार्ड है यानी कि छिपकली है, जो मेनली टेरेस्ट्रियल है।
टेरेस्ट्रियल का मतलब है ज़मीन पे रहती है, बहुत सारे ऐसे रहते हैं पानी में रहने वाले जीव, उन्हें बोलते हैं एक्वाटिक, और ये है टेरेस्ट्रियल यानी कि ज़मीन पे रहती है, अर्थ पे रहती है। ये है बंगाल मॉनिटर, आप देख सकते हो, ये है छिपकली। और ये कार्निवोरस है। कार्निवोरस का मतलब होता है जो लोग मांस खाते हैं, मतलब ये छिपकली भी मांस खाती है, मांस ही खाएगी, ये कौन सा दूध पिएगी छिपकली, देखा होगा आपने, इंसेक्ट वगैरह खाते हैं ये, कीड़े मकोड़े मच्छर वगैरह खाते रहते हैं, ये कार्निवोरस है। और नॉन पॉइजनस है, इसमें जहर नहीं है, जहरीली नहीं है, ये नॉन पॉइजनस है। मॉनिटर लिजार्ड ये प्रोटेक्टेड है, हमारे जो वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसकी लिस्ट है 1 2 3 4 5 6, उनका नाम है शेड्यूल 1 2 3 4 5 6, इसके शेड्यूल 1 में है, मतलब शेड्यूल 1 में जो होता है ना उसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी जाती है, सबसे ज़्यादा संरक्षण की जाती है उस जीव की। तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसमें शेड्यूल 1 में है। और लेकिन इसे खतरा किस चीज़ से, इसकी ना रेगुलरली किल्ड किया जाता है, लोग इसकी कि मार देते हैं इसे मीट के लिए, इसकी मीट बना के खा जाते हैं, मांस सब्जी बना के, इसके ब्लड के लिए, ऑयल के लिए, इससे ऑयल निकलता है, इसके लिए इसे मार देते हैं। और जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये 1948 में बनी थी, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी गैर लाभकारी संस्था और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब पार्टिसिपेट करती हैं, जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं, प्लांट एंड स्पीसीज को, प्लांट या एनिमल स्पीसीज को जो प्रिजर्व करना चाहती हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। 1948 में जूलियन हेक्सले नाम के आदमी ने बनाया था। तो इसकी कोई बहुत सारी 9 लिस्ट हैं, लाइन लिस्ट कैटेगरी डिफाइन करती है, जिसको जितना ज़्यादा खतरा है इस हिसाब से लिस्ट में डालती है। तो इसमें मॉनिटर लिजार्ड को डाला हुआ है लीस्ट कंसर्न में, लीस्ट कंसर्न का मतलब है इसे बहुत ही कम खतरा है इस स्पीसीज को। तो बस इतना याद रखना, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2020। इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड 2020 अभी दिए गए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन, इस मंत्रालय ने ये रिलीज किए हैं अवार्ड, 2020 के अवार्ड दिए गए हैं। ये अवार्ड क्या है, ये अनाउंस किए हैं, ये इस 6 साल हो गए भाई साहब स्मार्ट सिटीज़ मिशन को लॉन्च किए, 2015 में लॉन्च किया था ये। तो इसके उपलक्ष्य में ये अवार्ड लॉन्च किए गए हैं कि कौन सी सिटी ने, कौन से शहर ने सबसे ज़्यादा अच्छा काम किया है, उन सिटी को, शहर को, राज्य को ये अवार्ड दिया जाएगा। ये मिशन चलाए थे कुछ 6 साल पहले, एक तो स्मार्ट सिटीज़ मिशन और एक चलाया था अमृत, अटल मिशन फॉर अर्बन रेजुवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये मिशन चलाया था। एक चलाया था प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए, इसमें सभी लोगों को घर प्रोवाइड करना था 2022 तक। तो ये कुछ प्लान थे, ये कुछ स्कीम है, मिशन है, इनको ही कॉमोमरेट करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, इनका ही उपलक्ष्य में ये अवार्ड लॉन्च किए हैं जो दिए जाएंगे। ये इनका परफॉर्मेंस स्टेट्स का और वेरियस सिटीज़ का क्या परफॉर्मेंस रहा है ये देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पे इमर्ज होकर आया है, सबसे टॉप पे रहा है उत्तर प्रदेश, उसके बाद रहा है मध्य प्रदेश और फिर तमिलनाडु। सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस किसकी अच्छी रही है, उत्तर प्रदेश की, इन तीनों स्कीम को, मिशन को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने में। और उसके बाद रहा है इंदौर सिटी, अगर सिटी में, शहर में देखें तो मध्य प्रदेश में है इंदौर नाम की सिटी, उसने सबसे टॉप पे शहर में, अगर शहर में देखें तो सबसे टॉप में कौन सा रहा है, इंदौर। उसके बाद सूरत रहा है, गुजरात में है जो सूरत, और ये जॉइंटली इन्होंने ओवरऑल डेवलपमेंट में अच्छा काम किया है, दोनों ने अवार्ड जीता है जॉइंटली टॉप का सिटी में। और अहमदाबाद है, अहमदाबाद ने स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप अवार्ड जीता है। ये कहाँ पे, अहमदाबाद गुजरात में, इसने स्मार्ट सिटीज़ का लीडरशिप अवार्ड जीता है। और चंडीगढ़ ने यूनियन टेरिटरीज़ में, जितनी भी हमारी केंद्र शासित प्रदेश हैं यूनियन टेरिटरीज़, उनमें से चंडीगढ़ ने टॉप किया है। और इसमें क्या है, इंदौर ने एक और अवार्ड जीता है जो है इनोवेटिव आइडिया अवार्ड, ये भी जीता है इंदौर ने। तो ओवरऑल डेवलपमेंट का अवार्ड भी इंदौर ने जीता सूरत के साथ, और इनोवेटिव आइडिया अवार्ड भी जीता है। देखो आप अगर स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो, गुजरात की, मध्य प्रदेश की या किसी की, इनमें उत्तर प्रदेश की, तो ये आपको याद करना जरूरी है। UPSC तो बहुत कम ऐसे पूछता है, पूछ भी ले तो कोई पता नहीं है, लेकिन याद रख लो आप। परफॉर्मेंस जो देखी जाती है किस बेस पे देखी जाती है, परफॉर्मेंस देखती है, कुछ पैरामीटर होते हैं, जैसे सोशल आस्पेक्ट होते हैं, वहाँ पे एजुकेशन हेल्थ सिस्टम कैसा है सिटी में, शहर में, पूरे राज्य में। गवर्नेंस देखते हैं कि भाई साहब जो गवर्नमेंट ने स्कीम योजना चलाई है आप इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हो। कल्चर देखते हैं कैसा डेवलपमेंट हुआ, संस्कृति में विकास कैसा हुआ। अर्बन इन्वायरमेंट देखते हैं वहाँ पे कि शहरी क्षेत्र में कैसा विकास हुआ है। सैनिटेशन देखते हैं कि वहाँ पे टॉयलेट वगैरह हैं, ड्रेनेज सिस्टम है, नालियाँ हैं घरों से अच्छे गंदे पानी को निकालने के लिए। दूसरा इकोनॉमी और वहाँ के बिल्ट इन्वायरमेंट, वाटर वगैरह, अर्बन मोबिलिटी कैसा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा, सड़कें कैसी हैं, ये सब कुछ देखते हैं इसमें।
फॉर द ईयर ऑफ पेंडेमिक, पेंडेमिक के ईयर के लिए कुछ एडिशनल पैरामीटर देखे गए हैं जो कोविड-19 आया है उसके पक्ष में, जैसे सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल देखा गया है ऑफ इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। तो ये देखे गए हैं कि कोविड-19 में कैसे मैनेजमेंट किया है एनसीटी और राज्य ने, कैसे मैनेजमेंट किया है सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल का। तो ये कुछ भी पैरामीटर देखा गया है इसमें जो अवार्ड दिए गए हैं। अब ये स्मार्ट सिटीज़ मिशन क्या है, थोड़ा इसे देख लेते हैं, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ब्रीफली, संक्षिप्त में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में लॉन्च किया था स्मार्ट सिटीज़ मिशन। इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि ऐसे कम से कम 100 स्मार्ट सिटी डेवलप करना है जिनमें एफिशिएंटली, अच्छे से फंक्शनल, एफिशिएंटली फैसिलिटीज़ हों, और जो सिटीजन की लाइफ है वहाँ पे उसको क्वालिटी को इम्प्रूव करना मेन मकसद था। कि जैसे मान लो वाटर क्वालिटी अच्छी हो, पार्क हो, सैनिटेशन सिस्टम अच्छा हो, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, आपके और जितनी भी फैसिलिटी हैं, रोड, रेलवेज, इंटरनेट की सुविधा, वहाँ पे जॉब, हाउसिंग, ये सब कुछ अच्छे से हो। स्मार्ट सिटीज़ का मतलब ये था। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पैसा लगाती हैं और दोनों ही इंप्लीमेंट करती हैं। और अगर वो सेंट्रली सेक्टर स्कीम उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ही पैसा लगाती है और इंप्लीमेंट भी वही करती है। तो ये स्मार्ट सिटीज़ मिशन कौन सी है, स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और इसके 4 पिलर हैं, मतलब 4 एरियाज पे काम करता है ये। एक तो है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, के मतलब एजुकेशन और हेल्थ को डेवलप करना है, सबको इंश्योर करना है, सबके लिए दवाई वगैरह उपलब्ध हो। नेक्स्ट है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या है कि भाई साहब स्कूल और एजुकेशन सिस्टम, ये हेल्थ तो तभी प्रोवाइड होगा ना, तब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, स्कूल की बिल्डिंग होगी, आपके स्कूल की बिल्डिंग के साथ साथ क्या होगा, हेल्थ सिस्टम भी अच्छा होगा, तो ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है। थर्ड होगा इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें क्या है, इंस्टीट्यूशन हो, अच्छे इंस्टीट्यूट हो, सेंटर हो अच्छे गवर्नमेंट के, तो इनसे भी स्मार्ट सिटीज़ बनाने का एक पिलर है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, वहाँ पे जॉब अच्छी हो, लोगों के लिए रोजगार मिले सबको, एम्प्लॉयमेंट मिले सबको, तो ये सब कुछ देखना था। इसमें 4 पिलर थे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है अपना प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ये भी अभी न्यूज़ में था, इसी वजह से 2015 में लॉन्च किया था, फिर 25 जून को। देखो, अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या हरियाणा पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, या बीपीएस की, बिहार पीसीएस की, या कोई से पीसीएस की, उसमें तो डेट भी पूछ लेते हैं कि ये कौन सी डेट को लॉन्च किया था, तो ये डेट भी आप याद रख सकते हो। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन कब लॉन्च किया था, 15 जून 2015 को। और कौन सा मंत्रालय ने लॉन्च किया था, मंत्री कौन से हैं वो भाई साहब, कौन सा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन, और अर्बन वाली मिनिस्ट्री शहरी विकास मंत्री है ये, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, ये मिनिस्ट्री है हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। इसका मिशन मोड है, प्रोजेक्ट है ये, मिशन मोड प्रोजेक्ट उसको बोलते हैं, जिसका एक टारगेट होता है, लक्ष्य। इसका टारगेट था 2022 तक सबको घर देना, हाउसिंग फॉर ऑल बाई 2022। 2022 इसलिए चुना है क्योंकि इस साल 75 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे इंडिपेंडेंस के, 75 साल पूरे हो जाएंगे, तो तब तक सबको घर देना है, चाहे किराए पे दें, चाहे उनका परमानेंट घर हो, कि सबके पास पर घर हो, ये इसका काम है। ये मिशन यही करता है कि अर्बन पुअर, जो शहरों में गरीब लोग रहते हैं, जो स्लम डिवेलर्स हैं, स्लम होता है जो झोपड़ी डाल लेना, झुकड़ी तंबू वगैरह डाल लेते हैं शहर के आसपास, तंबू डाल लिया और या फिर झोपड़ी डाल ली, उन्हें बोलते हैं स्लम ड्वेलर्स। ड्वेलर्स का मतलब निवासी, स्लम झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले निवासी, स्लम ड्वेलर्स। इन सबको घर प्रोवाइड किया जाए, और अर्बन जो पुअर हैं, शहरों में गरीब लोग हैं, उनको दिया जाए। और स्लम रिहेबिलिटेशन किया जाए, जो स्लम ड्वेलर्स हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, उनका रिहेबिलिटेशन किया जाए। रिहेबिलिटेशन का मतलब यही है कि भाई साहब उनको यहाँ से हटाया जाए और लेकिन उन्हें घर दिया जाए उनको रहने के लिए। इससे जो अफोर्डेबल हाउसिंग है वीकर सेक्शन के लिए, इसको प्रमोट किया जाएगा क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी के जरिए। कि उन्हें क्या है, जो आदमी क्या है हाउस खरीद सकते हैं उन्हें प्रमोट किया जाएगा, उन्हें सब्सिडी दी जाएगी और अफोर्डेबल हाउसिंग दिया जाएगा, मतलब ऐसे कम कीमत पे हाउस दिया जाएगा वीकर सेक्शन को। नेक्स्ट होगा अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप विद पब्लिक प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके, मतलब कुछ गवर्नमेंट कंपनी, कुछ प्राइवेट कंपनी मिलके एक पार्टनरशिप बनाएंगी और हाउसिंग डेवलप करेंगी, ताकि कम कीमत में लोगों को हाउस दिया जा सके, घर बनाएंगी वो। सब्सिडी फॉर बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउसिंग कंस्ट्रक्शन इन्हेंसमेंट। इसमें भी बेनिफिशरीज जो हैं, इंडिविजुअल हैं, जो जिनको सहायता मिलेगा गरीब लोगों को, उनको सब्सिडी भी दी जाएगी ताकि वो अपने घर वगैरह बना सकें।
मतलब उन्हें रुपए दिए जाएंगे। सब्सिडी का मतलब है 1 लाख रुपए के लगभग दिए जाएंगे, ताकि अपना ऐसा नहीं है घर भी बना सके, अगर उन्हें ज़मीन प्रोवाइड किया वो घर भी बना सकें। या तो घर दिया जाए, या ज़मीन दिया तो फिर घर बनाने के रुपए दिए जाएँ, या फिर जिसके पास ज़मीन है लेकिन घर बनाने के पैसे नहीं है, पुअर पीपल है, गरीब लोग है, तो उसको घर बनाने के लिए रुपए दिए जाए। तो ये चीज़ इसमें मेन है। तो एक जो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी कंपोनेंट है, ये वाला जो है ये सेंट्रली सेक्टर स्कीम है इसमें, और बाकी के सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मतलब इसे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगी और पैसा भी देगी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी में, और बाकी में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर इंप्लीमेंट करेंगी और पैसा भी लगाएंगी, मनी भी प्रोवाइड करेंगी। इसकी हाउसिंग की जो इसमें घर प्रोवाइड किए जाएंगे इस स्कीम में, इस योजना में, वो घर की ऑनरशिप किसके नाम पे होगी, उसका मालिक कौन होगा, उसका मालिक होगा एडल्ट फीमेल। एडल्ट फीमेल का मतलब है जो 18 साल से ऊपर की महिला जिस घर में है, उस घर में अगर कोई 18 साल से ऊपर की महिला है तो घर उसके नाम पे होगा, या फिर जॉइंट नेम होगा, आदमी और औरत दोनों के नाम पे घर होगा वो। और वहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटी भी होगी उस घर में, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी होगी, पीने का पानी भी होगा, पावर सप्लाई भी होगी, बिजली भी होगी। और प्रेफरेंस दी जाएगी जो कमज़ोर लोग हैं, वीकर सेक्शन, जैसे डिसएबिलिटीज़, जो कोई विकलांग लोग हैं उनको दिया जाएगा, दिव्यांग लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगा, मतलब पहले इनको घर दिया जाएगा। एसटी एससी ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। माइनॉरिटीज़ जो हैं, माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटीज़ तो आपको पता ही होगा ना, मेजोरिटी लोग वो जिनकी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन है। एक ही धर्म है हमारे कंट्री में जो 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो है हिंदू धर्म, बाकी सारे माइनॉरिटीज़ में आते हैं। फिर एक जो ट्रांसजेंडर लोग हैं, मतलब ट्रांसजेंडर जो लोग हैं, ट्रांसजेंडर बोलते हैं जो हिजड़ा वगैरह होते हैं, वो लोग हैं जो वीकर सेक्शन में आते हैं, इनको भी प्रायोरिटी दी जाएगी, प्रेफरेंस घर देने में। तो यही था इस स्कीम में। कुछ अचीवमेंट किए हैं अभी तक, कितने हाउसिंग अलोकेट किए हैं गवर्नमेंट ने। प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन स्कीम है, इसके अंदर 1.12 करोड़ अभी तक सैंक्शन किए हैं, मतलब उन्हें अनुमति दे दी है, और उनमें से इतने अभी बनाए जा चुके हैं 82.5 लाख हाउसेज, और 48 लाख हाउसेज कंप्लीट की जा चुके हैं, इतने कंप्लीट की जा चुके हैं। तो यही है, इसमें चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट है गुजरात प्रोविजन एक्ट 1949। ये क्या है प्रोविजन एक्ट, ये एक्ट लाया गया था 1949 में। उस टाइम पे गुजरात और महाराष्ट्र अलग नहीं हुए थे, ये एक ही राज्य था, एक ही स्टेट था, तो इन्होंने बनाया था ये एक्ट, बनाया था कानून, किस लिए कि दारू को रोकना। उनके स्टेट में शराब, वाइन, दारू, शराब बोल लो, कुछ भी बोल लो आप, इसको अल्कोहल वगैरह इनको रोकना, इसको यूज को रोकना, मतलब इसे लोग नशे के लिए यूज ना करें, तो इसको प्रोहिबिट करना था इस एक्ट का काम। लेकिन अभी अभी ये मोर देन 7 डिकेड्स हो गए हैं इसको, डिकेड्स में होता है 10 साल, और 7 डिकेड्स का मतलब 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस एक्ट को। और अभी ये हाई कोर्ट में, गुजरात हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया है, इस एक्ट को चैलेंज किया है, चुनौती दी है, याचिका डाली है इसके विरुद्ध में, इस एक्ट के विरुद्ध में। क्यों डाली है भाई साहब, क्यों डाली है, और ये एक्ट क्या है, पहले ही देखते हैं एक्ट है क्या। एक्ट यही है कि ये जब बॉम्बे प्रोविंस था, बॉम्बे प्रोविंस था, गुजरात महाराष्ट्र बनने से पहले इसका नाम था, क्या था, बॉम्बे, बॉम्बे था इस स्टेट का। तो बॉम्बे डिवाइड कर दिया 1960 में, गुजरात अलग कर दिया और महाराष्ट्र अलग स्टेट बना दिया इनमें से। तो उससे पहले बॉम्बे ने ये एक्ट पास किया था, बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949, ताकि जो ड्रग्स वगैरह हैं, नारकोटिक्स, टोटल प्रोहिबिशन, इनको रोका जा सके। इंटॉक्सिकेटिंग मतलब जो नशे के लिए यूज की जाती हैं ऐसी वस्तुओं को रोका जा सके, एल्कोहल का प्रोहिबिशन किया जा सके बॉम्बे स्टेट में। तो बॉम्बे स्टेट 1960 में डिवाइड हो गया महाराष्ट्र और गुजरात में। गुजरात ने फिर अडॉप्ट कर लिया ये प्रोहिबिशन पॉलिसी इन 1960 में ही अडॉप्ट कर ली, और 2011 में इसने, गुजरात ने अपने एक्ट का नाम बदल के रख दिया गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट, क्योंकि गुजरात अलग बन चुका था राज्य, 2011 में इसने अलग रख दिया नाम। इससे पहले एक बॉम्बे अबकारी एक्ट भी था जो अंग्रेजों को जमाने का था, 1878 का, 1878 का, जिसमें प्रोहिबिशन ऑफ लिकर के बेस पे था। लिकर बोलते हैं शराब कोई, दारू कोई, तो शराब को रोकना था, प्रोहिबिट करना था, रोकना था। इस एक्ट का भी यही करता था कि ये ड्यूटी लगाता था, ड्यूटी लगाता था। लेवी का मतलब है इम्पोज करना, लगाना, ड्यूटी का मतलब टैक्स, टैक्स लगाता था इंटॉक्सिकेंट पे। इंटॉक्सिकेंट का मतलब वही है जो नशीली दवाई होती है, जैसे लिकर, शराब, इनको यूज करते हैं नशे के लिए, तो इसका यही था। और इसमें 1878 के एक्ट में अमेंडमेंट किया गया 1939 में और 1947 में, ताकि शराब को रोका जा सके। अब ये जो लगाई गई है याचिका, क्यों लगाई गई है, इसका राशनेल क्या है, क्या पर्पज है इसका, क्यों कह रहे हैं कि इसको
इस एक्ट को जो ये दारू वगैरह रोकता है, वहाँ पे ना कंजप्शन किया जाएगा, ना प्रोडक्शन किया जाएगा, कि ना तो शराब बनाई जाएगी ना बेची जाएगी। तो ये क्यों रोकना चाहता है? ये रोकना इसलिए चाहता है, कुछ लोगों ने इसलिए पिटीशन डाली है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ये कहती है कि वो इस प्रिंसिपल पे, देखो रोकना तो इसलिए चाहता है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये एक्ट है क्यों उसको पहले देखते हैं। एक्ट इसलिए है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई साहब वो महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स जो हैं, सिद्धांत हैं, उनके आइडियल्स हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उनके जो विचार हैं, उनको प्रमोट करना चाहती है, उनके प्रति कमिटेड है स्टेट गवर्नमेंट। तो महात्मा गांधी जी चाहते थे कि लिकर को ड्रिंकिंग की तरह यूज ना करें, कि ये शराब है इसको एरिडिकेट करें, इसे रोका जाए। इरेडिकेट का मतलब इसको रिमूव करें, हटाएं, बिल्कुल ख़त्म करें शराब का यूज ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए। तो महात्मा गांधी के सिद्धांत को, इसको लागू करना चाहते हैं हमारे स्टेट में, ये कहना है स्टेट गवर्नमेंट का, गुजरात का। लेकिन ये एक्ट, हाउ डज द एक्ट रूल, कैसे रूल करता है ये एक्ट? क्या है, किसी को भी मान लो परचेज करनी है शराब, या किसी को रखनी है घर में, प्रोसेस करनी है, या उसे पीनी है, कंज्यूम करनी है, या किसी को सर्व करनी है, लेकर देनी है किसी को शराब, तो उसे पहले परमिट लेना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट से इस एक्ट के अकॉर्डिंग। ये परमिट मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी वर्ड याद रखना, अनिवार्य है, कंपलसरी है परमिशन लेना, परमिट लेना। ये एक्ट पुलिस को एम्पावर करता है, पुलिस को पावर देता है, वो किसी भी आदमी को अरेस्ट कर सकती है अगर उसने बिना परमिट के, विदाउट एनी परमिट उसने परचेज किया है, खरीदा है, कंज्यूम किया है, शराब पी रहा है, या किसी को सर्व कर रहा है, किसी को दे रहा है अल्कोहल किसी को, तो उसे पनिशमेंट दी जा सकती है 3 महीने से लेकर 5 साल तक की उसे जेल हो सकती है इसके अगेंस्ट, अगर वो बिना परमिशन के इसका यूज करेगा, प्रोडक्शन करेगा लिकर का, शराब का। अब मेन ग्राउंड क्या है कि प्रोहिबिशन ऑफ लिकर है, इसको इसके फेवर में और इसके अगेंस्ट में, कि ये क्यों कह रहा है, याचिका क्यों डाली है, ये क्यों कह रहा है इस एक्ट को हटाया जाए, क्योंकि एक्ट तो अच्छा है ना भाई साहब। एक्ट तो क्या करता है, शराब को रोकता है। और शराब को रोकना तो अच्छी बात है ना। फिर ये क्यों चाहता है, देखो ये आर्गुमेंट है इस याचिका में, ये कहना है कि राइट टू प्राइवेसी को वॉयलेट करता है, जो हमारा निजता का अधिकार है, जो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया था, मौलिक अधिकार है राइट टू प्राइवेसी या राइट ऑफ प्राइवेसी, ये हमारा मौलिक अधिकार है। ये पुट्टा स्वामी जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का 2017 में, तो ये डिक्लेयर किया था, तो इसका उल्लंघन है। और निजता का अधिकार ये कहता है कि सिटीजन को अधिकार है राइट टू ईट और ड्रिंक एज पर देयर चॉइस, हर एक नागरिक को उसको अपने चॉइस के हिसाब से उसे खाने और पीने का अधिकार है। तो इसका उल्लंघन है, वॉयलेशन है, ये कहना है याचिका का, जो याचिका डाली है अभी हाई कोर्ट में। नेक्स्ट कह रहा है ये ग्राउंड ऑफ मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरीनेस, ये क्या है, जो परमिट देता है, देखो जो अमीर आदमी है वो तो परमिट ले लेंगे, रिच पर्सन, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो नहीं ले पाएंगे। तो ये क्या है, डिवाइड करता है सोसाइटी को। ये आर्बिट्रेरीनेस है, मतलब अपने मन मर्जी से टेम्प्रेरी परमिट देता है किसी को, और ये राइट टू इक्वलिटी के अगेंस्ट है, क्योंकि रिच पर्सन परमिट ले लेंगे और पुअर नहीं ले पाएंगे, तो राइट टू इक्वलिटी का वॉयलेशन है, अगेंस्ट है, इसके अंडर आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्या कहना है, नेक्स्ट है कि इसके फेवर में, कि जरूरी क्यों है, क्यों जरूरी है ये एक्ट लागू रहना, बने रहना, क्यों चाहती है स्टेट गवर्नमेंट। एक तो वही महात्मा गांधी जी के प्रिंसिपल, जो हमारे किस में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, डीपीएसपी में, आर्टिकल 47 डीपीएसपी का पार्ट है। इसमें ये कहा है कि कम से कम स्टेट गवर्नमेंट ये प्रयास करेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है स्टेट गवर्नमेंट को, कि स्टेट गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उसकी जवाबदेही है कि वो क्या करेगा, कम से कम एटलीस्ट कंटेन करेगा, इफ़ नॉट कर्टेल, कि एल्कोहल के कंजप्शन को, जो एल्कोहल लोग पीते हैं, शराब पीते हैं, अगर इसे एरेडिकेट नहीं भी कर सकता तो कम से कम रोकेगा, कम करेगा इसके यूज को, एल्कोहल के यूज को। एक तो इसलिए ये एक्ट जरूरी है, इसको लागू करने के लिए आर्टिकल 47 को। देखो मेंस में आप ये आर्गूमेंट्स वगैरह फेवर में और अगेंस्ट में लिख सकते हो, लिकर के बैन से कोई आए, ऐसा कोई मान लो क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट ये है कि स्टेट रेगुलेशन, स्ट्रिक्ट स्टेट रेगुलेशन जरूरी है अगर हमें एल्कोहल कंजप्शन को डिस्करेज करना है, कि अगर शराब कम से कम लोग पिएं तो स्टेट को स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने की ज़रूरत है, रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत है, ये इम्पेरेटिव है। स्ट्रिक्ट स्टेट रेगुलेशन चाहिए ही चाहिए, इम्पेरेटिव का मतलब है कंपलसरी, अनिवार्य, अति आवश्यक है। एल्कोहल क्या है, जो फैमिली रिसोर्सेज हैं और रिजर्व हैं उनको डेन्यूड करता है, डेन्यूड का मतलब है कम करना, कम करता है,
और जो वुमन चिल्ड्रन है उन्हें एक तरह वनरेबल विक्टिम बना देता है। क्यों, कैसे, आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा बहुत सारी फैमिली ऐसी होती हैं कि जो भी कमा के लाते हैं लोग, मान लो, उसे शराब में पी जाते हैं और बच्चे और महिलाओं के लिए खाने के लिए कुछ बचता नहीं है, तो उनमें और ज़्यादा गरीबी आती जाती है। तो इनको एक तरह से वनरेबल विक्टिम बनाएगा वुमन चिल्ड्रन को। और क्या होगा, और ये होगा, ये भी देखा गया है कि बहुत सारे वनरेबल पर्सन हैं, मतलब ऐसे कमज़ोर लोग हैं जो एक एज पे आने पे, जैसे मान लो बुजुर्ग लोग हो गई, एक एज हो गई, तो वो उनका प्रोक्लिविटी रहती है टूवर्ड्स इंटॉक्सिकेशन। प्रोक्लिविटी का मतलब है झुकाव, उनका झुकाव रहता है कि वो नशीली चीज़ यूज करने का। एक एज पे ऐसा होता है कि फिर वो नशीली चीज़ की तरफ थोड़ा झुकाव हो जाता है और नशीली चीज़ यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर ऐसा एक्ट नहीं होगा तो ये तो ज़्यादा रहेगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, लेकिन अगर ये एक्ट रहेगा तो पहले वो परमिशन लेंगे फिर करेंगे, तो थोड़ा एक फॉर्मेलिटी निभानी पड़ेगी, तो लोग बहुत कम चांस होते हैं कि इसकी तरफ ज़्यादा उनका लुभाव रहे। समझ गए, ये चीज़ है इसमें। बस चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है न्यूक्लियर साइट इमेजेस वॉन्ट बी शेयर्ड विद IAEA। ईरान ने अभी बोला है कि उसकी जो न्यूक्लियर साइट है जहाँ पे न्यूक्लियर पावर बनाता है, न्यूक्लियर से बिजली बनाता है, उसकी इमेज अब IAEA जो एक संस्था है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसके साथ हम शेयर नहीं करेंगे, इसे अब नहीं देंगे। क्योंकि ईरान के पार्लियामेंट ने 3 महीने का एक एग्रीमेंट किया था कि हम IAEA को हम अपना जो न्यूक्लियर पावर बना रहे हैं प्लांट है उसकी सर्विलेंस करने देंगे, निगरानी करने देंगे, वो आके यहाँ देख सकता है, उसकी इमेज ले सकता है। इसलिए दिया था क्योंकि ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड क्या करती है, जो न्यूक्लियर पावर बनाते हैं, न्यूक्लियर बम, एटम बम, हाइड्रोजन बम, उनका ये देखती है, सर्वेक्षण करती है। कोई न्यूक्लियर पावर का हाइड्रोजन बम वगैरह न्यूक्लियर बम बनाने के लिए तो यूज नहीं कर रहा, सिर्फ बिजली के लिए यूज कर रहा है या नहीं, तो ये सब कुछ ये निरीक्षण करती है ये एजेंसी। तो इस एजेंसी को क्या है, ये पावर दी थी किसने, ईरान ने, इसके साथ एग्रीमेंट किया था, लेकिन ये एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया, लेकिन बाद में ये 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया था गया था। ये फरवरी में किया था, फरवरी मार्च अप्रैल के लिए, लेकिन मई 24 तक बढ़ा दिया गया था, और वो भी अब ये ख़त्म हो गया। तो अब ये कह रहा है ईरान कि भाई साहब अब नहीं करने देंगे हम। इससे क्या होगा, प्रभाव क्या पड़ेंगे, इम्प्लीकेशन क्या होगा इससे, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, देखो अभी एक जो न्यूक्लियर डील हुई थी 2015 में ईरान के साथ, 6 कंट्री थी, 6 कंट्री थी P5+1, इन 6 कंट्रीज़ ने ईरान के साथ एक डील की थी जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर डील या ईरान डील, या उसको JCPOA भी बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे हम, कई बार पढ़ भी चुके हैं। ये P5 कंट्री थे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर है, वो कौन कौन से हैं वो आप सबको पता है, कई बार बता भी चुका हूँ मैं, चाइना और आपका रशिया और आपका UK, फ्रांस और US, ये 5 कंट्री, और +1 कौन है इसमें, जर्मनी। जर्मनी, इन 6 कंट्रीज़ ने मिलकर डील की थी ईरान के साथ। उसने कहा था इस डील में कि भाई साहब आप क्या करोगे, न्यूक्लियर जो पावर बना रहे हो सिर्फ बिजली बनाने के लिए यूज करोगे। देखो न्यूक्लियर जो प्लांट होते हैं ना, उनमें यूरेनियम यूज होता है। न्यूक्लियर प्लांट में क्या यूज होता है, यूरेनियम, और यूरेनियम आपको पता है किस लिए यूज हो सकता है, ये बॉम्ब बनाने के लिए भी यूज हो सकता है यूरेनियम। तो यूरेनियम को इतना इनरिचमेंट करें कि सिर्फ बिजली ही बनाई जाए, ये सिर्फ परमिट किया था इस डील में, इतना इनरिचमेंट करें कि सिर्फ बिजली बनाई जाए। अगर यूरेनियम का इनरिचमेंट 20% से ज़्यादा किया जाए तो उससे न्यूक्लियर बम बनाए जा सकते हैं, एटम बम और हाइड्रोजन बम। तो ये न्यूक्लियर इनरिचमेंट है क्या, ये यूरेनियम का इनरिचमेंट ये है, जैसे जैसे मान लो एक ये बोतल है, ये बोतल क्या है, ये बोतल मान लो कुप्पी सी होती है ना एक, आपने देखा होगा कभी साइंस की लैब में कुप्पी सी होती है प्लास्टिक की, उसमें रख के यूरेनियम को क्या है इस प्लास्टिक की बोतल में, और मशीन्स होती हैं वहाँ पे रोटेट किया जाता है, स्पिन किया जाता है, स्पिन का मतलब घुमाना बहुत तेज उसमें। तो ये क्या है, इनरिचमेंट होता है इसका, इतना इनरिचमेंट होता है, अगर 20% से ज़्यादा इसका इनरिचमेंट हो गया ना तो इससे न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूज हो सकता है, एटम बम, हाइड्रोजन बम। तो इस डील में यही रोका था ईरान को कि भाई साहब सिर्फ आप बिजली बनाने के लिए यूज करो न्यूक्लियर पावर, आप इसे इससे ज़्यादा इनरिचमेंट नहीं करो, तो ये डील रखी थी। लेकिन इस डील से अभी 3 साल पहले US ने विदड्रॉल कर लिया था। विदड्रॉल का मतलब है विद्रू कर लिया था, अपने आप को निकाल लिया था। US के प्रेसिडेंट थे जब डोनाल्ड ट्रंप, और ईरान पे सैंक्शन इम्पोज कर लिए थे, सैंक्शन इम्पोज कर दिए थे, प्रतिबंध लगा दिए थे, इनसे व्यापार ना करना, कुछ ट्रेड ना करना, जो US से कंट्री ट्रेड कर रही है वो ईरान के साथ नहीं करेगी, नहीं तो US से उससे ट्रेड नहीं करेगा, ऐसे कुछ सैंक्शन लगा दिए थे ईरान के पास। तो ईरान का ट्रेड भी रुक गया था, उससे प्रभावित होता, इससे तेल कौन खरीदेगा, इसकी तो तेल पे डिपेंड है, ये तो भाई साहब पेट्रोलियम बेचती है ना, क्रूड ऑयल जिससे पेट्रोल डीजल बनता है, तो इससे कौन खरीदेगा, ऐसे कुछ सैंक्शन लगा दिए थे।
तो ये अगर अब ईरान ने आईईए को भी रोक दिया कि वो अब इंस्पेक्शन नहीं करेगा, क्योंकि 3 साल पहले ये हो चुका है ये बाहर यूएस से। लेकिन अभी जब डोनाल्ड ट्रंप अभी रिटायर हुए और नए आए जो बिडन आए नए राष्ट्रपति, उन्होंने अनाउंस किया कि हम ईरान के साथ दोबारा से डील करेंगे, दोबारा उस डील में आएंगे। तो अभी जो बिडन ने जो अनाउंस किया है, तो ये अनाउंसमेंट अभी जो ईरान ने किया है उसके अगेंस्ट हो सकता है कि अभी तो यूएस से चाहता है कि ईरान के साथ डील हो, लेकिन ईरान रोक रहा है आईए को इंस्पेक्शन करने से। तो आईए चाहता है इंस्पेक्शन मैं करता रहूँ, यहाँ पे देखता रहूँ, इमेज लेता रहूँ, तो आईए को मना कर दिया। तो इस तरह से जो यूएस दोबारा से डील करना चाहता है, इसमें रुकावट हो सकती है, ये इंप्लीकेशन हो सकते हैं इसके। अब ये आईएईए है क्या, इसे थोड़ा देख लेते हैं। देखो कई बार पढ़ भी चुके हैं, अलग अलग लेक्चर भी बना हुआ है, सिर्फ ब्रीफली डिस्कस करेंगे। डिटेल में देखना तो अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो आप, और अपने नोट्स बनाया करो। ज़्यादा अच्छा रहता है कि अपने नोट्स से रिवाइज करो। आप खुद के नोट्स बनाओगे ना, अपनी देखो राइटिंग पढ़ोगे तो आपकी इमेज बन जाती है माइंड में, और तो इमेज याद भी आती है वो पेपर में। आपने देखा भी होगा मेरे पेज पे वो छपा था, अरे यहाँ पे ये था, हाँ ये हो सकता है। तो आप अपने नोट्स से अगर याद करोगे तो आपके दिमाग में इमेज बन जाएगी। अगर आप 4 से 5 बार भी उसको रिवाइज कर लेते हो, रिवाइज करने का सही तरीका होता है जो आज पढ़ा है विदिन 24 आवर उसे दोबारा से रिवाइज करो। आज जो पढ़ा है शाम को रिवाइज करो, फिर कल रिवाइज करो, फिर विदिन 7 डेज, एक हफ्ते में रिवाइज करो, फिर 24 दिन या 30 डेज में रिवाइज करो। अगर ये 4 से 5 बार रिवाइज कर लेते हो तो आपके दिमाग में इमेज छप जाएगी आपके पेज की। अब ये एक्स्ट्रा ज्ञान हो गया। अब पढ़ो आप आईएईए। इसे एटम्स फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, एटम्स फॉर पीस, क्योंकि पूरे वर्ल्ड वाइड ये पीस, शांति स्थापित करने का इसका मेन लक्ष्य यही है कि न्यूक्लियर पावर क्या है, अगर यूज होगी बॉम्ब बनाने के लिए, तो बॉम्ब तो भैया अशांति फैलाएंगे ना, पूरे राष्ट्र को, पूरे संसार को तबाह कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो एक तरह से ये एटम्स फॉर पीस ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है पूरे वर्ल्ड की। 1957 में बनाया था विद इन द यूनाइटेड नेशन फैमिली। यूनाइटेड नेशन फैमिली के अंदर ही है ये। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है, स्टेटमेंट में आ जाए कि यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है, तो उसका आंसर है नो, ये एजेंसी नहीं है, स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है यूनाइटेड नेशन की। बार बार बोल रहा हूँ, स्पेशलाइज एजेंसी नहीं है यूनाइटेड नेशन की, लेकिन हाँ विद इन यूनाइटेड नेशन फैमिली के अंदर ही है, क्योंकि ये रिपोर्ट करती है 2 ऑर्गन को यूनाइटेड नेशन के को। एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को रिपोर्ट करती है और एक रिपोर्ट देती है सिक्योरिटी काउंसिल को, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को। समझ गए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर है ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है कौन सी? वियना। वियना कैपिटल है। ऑस्ट्रिया कहाँ पे है भाई साहब? यूरोप में देश है, यूरोप में एक देश है ऑस्ट्रिया, वहाँ पे वियना कैपिटल है, वहाँ पे हेडक्वार्टर है इसका। इसके फंक्शन यही हैं कि जो भी मेंबर स्टेट हैं, जो भी इसके देश सदस्य हैं, वो मल्टीपल पार्टनर हैं, उनको प्रमोट करें कि वो सेफ, सिक्योर, पीसफुल यूज करें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का, कि बॉम्ब बनाने के लिए या ना यूज करें, और पीसफुल यूज हो न्यूक्लियर एनर्जी का, और कोई भी मिलिट्री पर्पज़ के लिए वो यूज ना करें, न्यूक्लियर वीपन्स के लिए यूज ना करें, हथियार ना बनाएं, किसी की ऐसी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का हथियार बनाने में यूज ना करें। तो यही है इसमें। इसके कुछ प्रोग्राम है, कुछ प्रोग्राम चलाती है, जैसे पैक्ट, आईईए का प्रोग्राम है, जैसे पैक्ट है इसका प्रोग्राम फॉर एक्शन फॉर कैंसर थेरेपी, एक ह्यूमन हेल्थ प्रोग्राम है इसका, एक वाटर अवेलेबिलिटी इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट है, एक आपका इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ऑन इनोवेटिव न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड फ्यूल साइकिल 2000, ये प्रोग्राम है इसके। अब ये 2015 की न्यूक्लियर डील क्या, हमने वैसे ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं। P5+1 की ये डील हुई थी 2015 में, इसलिए हुई थी कि इसको और भी बोलते हैं, JCPOA भी बोलते हैं। ये यूपीएससी पूछ चुका है, इससे 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है इस डील से ही। जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन भी बोलते हैं इसे, या ईरान डील बोलते हैं, या ईरान न्यूक्लियर डील बोलते हैं इसे। इस डील के अंदर यही हुआ था कि ईरान क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए ही इसे यूज करे, यूरेनियम का, इसे इनरिचमेंट ज़्यादा ना करे कि न्यूक्लियर बॉम्ब बना सके, ऐसे यूज़ ना करे, वरना इससे सैंक्शन लगा दिए जाएंगे। कोई कंट्री सैंक्शन लगा देगी, यूएस भी, अगर इससे ज़्यादा यूज़ करेगी। अगर नहीं करेगी तो सैंक्शन जो लगाए हुए हैं ईरान पे, उनको लिफ्ट कर लेगी, उनको हटा लेगी, प्रतिबंध जो लगाए हुए हैं, सैंक्शन का मतलब प्रतिबंध। सो ईरान ने भी ये डील मान ली थी और इनरिचमेंट यूरेनियम का रोक दिया था। लेकिन अभी ये ईरान जो कुछ कर रहा है हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हाउ स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज विल बेनिफिट फ्रॉम हायर थ्रेशोल्ड। देखो अभी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है, उसने कुछ रूल एक्सटेंड किए हैं जो स्मॉल और मीडियम साइज़ की कंपनीज हैं उनके लिए, इनके फ़ायदे के लिए। जो इनका टर्नओवर होता है, जितना आपने कोई कंपनी माल बना रही है, जितने वैल्यू का माल बेचा है, उसमें सब इंक्लूड होता है। उसमें टर्नओवर का मतलब है टोटल वैल्यू जो आई है, उसमें प्रॉफिट भी है,
उसमें कॉस्ट भी है, उसकी कॉस्ट लगी है जो उसे बनाने में, और अभी टैक्स भी नहीं दिया है, गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं दिया है। तो ये सबको मिला के बोलते हैं टर्नओवर, जितना की टोटल वैल्यू बेची है। तो वो जितना टर्नओवर है और बोरिंग थ्रेशोल्ड कितना वो उधार ले सकते हैं स्मॉल और मीडियम साइज की कंपनी, ये लिमिट एक्सपेंड कर दी है, बढ़ा दी है कॉरपोरेट अफेयर मिनिस्ट्री ने। तो यही है निचोड़। अब देखते हैं क्या क्या चेंजेस किए हैं। ये कर दिया है 50 करोड़ से 2.5 करोड़ की टर्न ओवर लिमिट, और 10 करोड़ से 50 करोड़ से 10 करोड़ से बढ़ा के कर दिया 50 करोड़ बोरोइंग थ्रेशोल्ड, उधार लेने की इनकी कैपेसिटी। इसने 2021 के रूल्स बनाए हैं, इसने ये कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2021। तो इनमें कुछ छूट दी है कि जो उसके रेगुलेटरी फाइलिंग है स्मॉल फर्म के लिए, मतलब छोटी कंपनियों के लिए, वो रिड्यूस कर दिए हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस कर दी है। कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं, कुछ मतलब छूट दी गई हैं कि जैसे मान लो बैंक है, मॉनेटरी एस्टेब्लिशमेंट है, या इंश्योरेंस की जो कंपनी होती है, इंश्योरेंस करती हैं, जो बीमा करती हैं, वो अपने आप को स्मॉल मीडियम कंपनी डिक्लेयर नहीं कर सकती, समझ गए। और क्या है, कोई भी फर्म ऐसा जो होल्डिंग फर्म भी है और उसकी सब्सिडायरी भी है, मतलब उसके नीचे कोई कंपनी काम करती है, तो वो भी अपने आप को स्मॉल मीडियम कंपनी डिक्लेयर नहीं करेगी, वो लार्ज कंपनी में ही आएगी अगर कोई ऐसी कंपनी होगी। तो ये कुछ रूल बनाए हैं इसमें। नेक्स्ट, इसके सिग्निफिकेंस क्या है जो ये मूव लिया है, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होंगी। इंपॉर्टेंस यही होंगी कि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करेगा, और स्मॉल और मीडियम जो कंपनी है उनकी डेफिनेशन में जो इंक्लूड किया है, ये बोरिंग लिमिट बढ़ाई है और टर्नओवर की लिमिट बढ़ाई है, तो इनको भी फ़ायदा होगा। लेकिन कुछ एग्जाम्शन और दी गई हैं जो अदर कंपनियों को नहीं है। स्मॉल मीडियम जो कंपनी है उनको कुछ छूट दी गई है एग्जाम्शन, जो बाकी की जो बड़ी कंपनी होती है ना उनको नहीं मिलती। वो कौन कौन सी छूट है, ये छूट ये है कि स्मॉल और मीडियम कंपनी है ये कम्प्लीटली एग्जेम्प्टेड है, मतलब इन्हें पूरी तरह से छूट दी गई है कि उन्हें कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का मतलब होता है कि उनकी कंपनी में कितना कैश आया, कितना यहाँ से गया, ये स्टेटमेंट फाइल करनी होती है, रिकॉर्ड बनाना होता है, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है। और उन्हें सेगमेंटल ब्रेकअप ऑफ देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये मैंडेटरी फाइलिंग होती है एक, ये भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, उन्हें दे कैन ऑल्सो अवेल पार्शियल रिपोर्टिंग एग्जाम्शन। वो क्या होता है, उन्हें रिपोर्ट करना होता है ये पार्शियल रिपोर्टिंग जो एग्जाम्शन छूट है, मतलब वो क्या है, कभी दे सकते हैं कभी नहीं दे सकते हैं रिपोर्ट, इनकी भी उन्हें छूट दी गई है कि अपनी जो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट होता है, जैसे मान लो जो कर्मचारी काम कर रहे हैं वहाँ पे, उन्हें जो बेनिफिट देना है, जैसे पेंशन देनी है, तो इनकी भी रिपोर्टिंग करने की उन्हें छूट दी गई है कि वो इनकी भी रिपोर्टिंग ना करें तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या है, उन्हें ये डिटेल है जो बेनिफिट डिटेल है एम्प्लॉय की, इनको तो छूट दी गई है, लेकिन उन्हें जो कंपनी की ऑब्लिगेशन है एम्प्लॉयज़ के लिए, मतलब कंपनी की जो ये आभार है, इनकी ज़रूरत है कि वो एम्प्लॉय को क्या क्या फैसिलिटी देगी, ये सारी वैल्यू अजम्पशन जो भी हैं ये प्रोवाइड करनी पड़ेगी रिपोर्ट कि आप दे क्या रहे हो, समझ गए। नेक्स्ट क्या है, जो स्मॉल मीडियम कंपनी है वो अलाउ की गई हैं कि जो उनकी असेट की एस्टिमेटेड वैल्यू है वो भी प्रोवाइड करने के लिए अलाउ हैं। एसेट का मतलब होता है संपत्ति, इसमें सब आता है, चाहे आपका कैपिटल है, कैपिटल होता है पूंजी, आपके पास कितना मनी है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी ज़मीन है, कितनी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में क्या क्या माल है, सब कुछ एसेट में आता है। तो जो भी असेट संपत्ति यूज करते हो उनकी वैल्यू एस्टिमेटेड वैल्यू प्रोवाइड करेंगी वो, ये अलाउ है उनके लिए। और कैरिड ऑन देयर बैलेंस शीट, अपनी बैलेंस शीट जो होती है उनकी, बैलेंस शीट का मतलब ये रजिस्टर में अपना सारा लेखा जोखा रखेंगी, कितना क्या एसेट संपत्ति है, ये सब उनके लिए अलाउ है। लेकिन नॉट रिक्वायर्ड टू यूज प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक्स टू अराइव एट द वैल्यू इन द यूज ऑफ असेट्स। जो प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक बड़ी बड़ी फर्म्स के लिए यूज होती है, उन्हें ये यूज करने की ज़रूरत है नहीं स्मॉल मीडियम कंपनीज़ को। और उन्हें छूट दी गई है कि जो वो अर्निंग प्रोवाइड देते हैं पर शेयरिंग, जैसे मान लो कोई शेयर बेचा है स्मॉल मीडियम कंपनी ने, कितनी उनकी अर्निंग डाइल्यूट हुई है, कितनी अर्निंग जो उनकी कमाई आ रही है कम हुई है, ये भी रिपोर्ट देने की उन्हें ज़रूरत नहीं है, इससे भी एग्जेम्प्टेड हैं कौन सी, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। अब शेयर क्या है एमएसएमई का इंडिया में, क्या फ़ायदा है इनका, क्या शेयर है और कितना ये जॉब प्रोवाइड करती है इंडिया में। देखो एमएसएमई से हर 5 साल में 2 से 3 बार क्वेश्चन जरूर आता है, आप यूपीएससी मेन का क्वेश्चन उठा कर देख लो। जो स्मॉल ये मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, ये कंपनी होती हैं छोटी जो कंपनी होती हैं, ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती हैं इंडियन इकोनॉमी में, बहुत ही अहम रोल प्ले करती हैं। ये कम से कम 6.3 करोड़ एमएसएमई है हमारे इंडिया में, जो हमारे जीडीपी का 1/3 कंट्रीब्यूशन देती हैं,
मतलब हमारी जीडीपी, जो टोटल जीडीपी है, जितनी टोटल वैल्यू है गुड्स एंड सर्विस की प्रोड्यूस करने की, उसमें से 1/3 तो एमएसएमई ही प्रोड्यूस करती हैं। और एम्प्लॉयमेंट भी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कम से कम नियरली लगभग 110 मिलियन जॉब्स प्रोवाइड करती हैं लोगों को। तो जॉब के लिए भी बहुत अच्छा साधन है ये छोटे उद्योग, एमएसएमई। तो यही था इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, इंडिया फेसेस न्यूमेरस चैलेंजेस इन इट्स बिड टू बैन सिंगल यूज प्लास्टिक। इंडिया ने 2019 में ये अनाउंस किया था कि हम 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज रोक देंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसे होती है, जैसे मान लो आप सब्जी लेके आए या फिर कुछ लेके आए दुकान से और उसे पॉलीथीन में लेके आए, आपने सिंगल यूज किया और उसे फेंक दिया। या आप बिस्किट लेके आए दुकान से, बिस्किट पैकेट में आएगा, उस पॉलीथीन में जिसमें आएगा सिंगल यूज है, एक बार यूज होगा, आपने बिस्किट खाया और वो फेंक दिया। ऐसे जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका यूज रोकना था 2022 तक। तो अभी ये न्यूज़ में आया है, कुछ चैलेंजेस है इसके सामने, इस स्कीम को बैन करने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक को, वो क्या क्या चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, ये सब डिस्कस करेंगे इसमें। इंडियन गवर्नमेंट ने ये प्लानिंग बनाया कि सिंगल यूज प्लास्टिक को एलिमिनेट कर देंगे कंप्लीटली एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट का मतलब है बिल्कुल रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है इसको हम प्रमोट करेंगे, ताकि प्लास्टिक का यूज है जो रोका जाए सिंगल यूज का, और रिसाइकल वगैरह की जाए उसका। 2019 में ये टारगेट बनाया था, सिंगल यूज प्लास्टिक से इंडिया को फ्री कर देंगे 2022 तक। ये मल्टी मिनिस्टर प्लान था, जो था सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज़ रोकेंगे, हमारी कंट्री में डिस्करेज करेंगे लोगों को कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक का कम से कम यूज करें। इसके स्ट्रेटजी क्या थी? स्ट्रेटजी थी मतलब प्लान क्या था इसका, गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई, वो आइडेंटिफाई करेगी सिंगल यूज प्लास्टिक जो आइटम है वो कौन कौन से हैं और उन पर बैन कैसे लगाया जाए, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट क्या है इसका असेसमेंट करना। और 3 स्टेज पे बैन ये प्रपोज किया था इस कमेटी ने कि 3 स्टेज पे बैन लगेगा, प्रतिबंध लगेगा। फर्स्ट कैटेगरी थी सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम की, कि जैसे प्लास्टिक स्टिक हो गई, प्लास्टिक स्टिक जो बालून वगैरह में यूज होती हैं, या फ्लैग में जो यूज होती हैं, बालून में जो यूज होती है ना सिंगल यूज प्लास्टिक, ये स्टिक हो गई और इसके ऊपर गुब्बारा लगाए, ये स्टिक वगैरह इसको यूज रोकना। फ्लैग जो झंडे में लगती हैं प्लास्टिक की जो स्टिक लगती हैं, इसे रोकना। कैंडी कोई होगी, आइसक्रीम में जो पैक होती हैं, ये पैक होती हैं आइसक्रीम प्लास्टिक में। या ईयरबड्स हो गई, ईयरबड्स आती हैं कान खुजाने के लिए, जो डंडी सी होते हैं ना, ईयरबड्स बोलते हैं, दोनों साइड कॉटन लगा होता है। ईयरबड्स होते हैं जो, इनके ये पैक होते के आते हैं प्लास्टिक में। और वो ईयरबड्स में जो यूज होती है डंडी वाली, ये डंडी होती है ना, स्टिक जो यूज होती है, ये भी प्लास्टिक की होती है, तो इसका यूज रोकना। जो थर्मोकोल वगैरह होता है वो भी प्लास्टिक का, डेकोरेशन के लिए, इसका यूज रोकना। सेकंड कैटेगरी डिफाइन की गई थी कि 1 जुलाई 2022 से इस पे बैन लगाएंगे। और ये आइटम होंगे जैसे प्लास्टिक की जो प्लेट वगैरह बनते हैं, कप ग्लासेस कटलरी जो बनते हैं, जैसे फॉक हो गया, फॉक बोलते हैं जो होती है ना ऐसे, जिससे आप चाउमीन वगैरह खाते हो, ऐसी चम्मच होती है, उसे पता ही होगा आपको, फोर्क बोलते हैं। ये स्पून हो गई, चम्मच, नाइफ्स हो गए, चाकू, स्ट्रॉ हो गई, जिससे आप जूस वगैरह पीते हो, वो पाइप सा होता है स्ट्रॉ। ट्रे हो गई कोई, वो रैपिंग हो गए, रैपिंग का मतलब वही होता है जो जैसे रैपर होता है, जैसे बिस्किट पैक होके आया, या फिर आपने चॉकलेट उस प्लास्टिक में आई पैक हो गए और जो वो बच गया ना प्लास्टिक, उसी को रैपर बोलते हैं। रैपिंग हो गई, पैकिंग हो गई, और भी फिल्म्स वगैरह की जो स्वीट बॉक्सेस में यूज करते हैं, या इनविटेशन कार्ड वगैरह में, सिगरेट पैकेट में जो प्लास्टिक यूज होती है, तो इन सब पे बैन लगाना था। जो लगभग लेस देन 100 माइक्रोन से कम है उसकी थिकनेस मतलब प्लास्टिक की मोटाई 100 माइक्रोन से जिसकी कम है। नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी में आता था जो 240 माइक्रोन से जिनकी कम है, क्या कम है? मोटाई, प्लास्टिक की मोटाई नाप रहे हैं यहाँ पे, 240 माइक्रोन से जिनकी कम है। ये जैसे नॉन वूवन बैग्स हैं, जो बिना सिले हुए बैग्स हैं, वो इनका यूज रोकना था नेक्स्ट ईयर 2022 सितंबर से रोकना था। ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किए थे। लेकिन अब चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस सबसे बड़ा है ये कि हमारे इंडिया में हर साल 26,000 टन प्लास्टिक हर साल जनरेट होता है। हर साल इतना लोग पैदा कर देते हैं, मतलब हर डे, हर साल नहीं है, हर डे का डेटा है, हर दिन 26,000 टन। और एक टन में कितने किलोग्राम होते हैं? 1000 किलोग्राम। अब 1000 से इससे मतलब गुना कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, आपका किलोग्राम में आ जाएगा। इतने 26,000 टन प्लास्टिक जनरेट होता है हर दिन, एवरी डे में इंडिया में। और उसमें से 10,000 टन से ज़्यादा अनकलेक्टेड रहता है, कि हम कलेक्ट ही नहीं करते उसे, और वो बिखरा रहता है इधर उधर, हवा के साथ उड़ता रहता है। नेक्स्ट है कि ये जाके उड़ के प्लास्टिक कहाँ पे चला जाता है? रिवर्स में चला जाता है, ओशंस में, लैंड फिल्स में चला जाता है, और वहाँ पे प्रदूषण करता है, और वहाँ के जो जीव रहते हैं पानी के,
वो खा जाते हैं, मर जाते हैं, उन्हें नुकसान हो जाता है, वहाँ के इकोसिस्टम को ये नुकसान पहुँचाता है। तो अब व्हाट्स नीड्स टू बी डन, क्या करने की ज़रूरत है इस प्लास्टिक को ख़त्म करने के लिए? गवर्नमेंट को थोरो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल कॉस्ट बेनिफिट की एनालिसिस करनी पड़ेंगी। ये देखना पड़ेगा अगर सिंगल यूज प्लास्टिक का ख़त्म कर दें तो उससे क्या क्या फ़ायदे होंगे, ये पहले असेसमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। फिर एक प्लान बनाना पड़ेगा कि सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होते हैं अगर बैन कर दिया जाए, और बैन अगर सक्सेसफुल किया जाए कि प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन ये सक्सेसफुल भी रहे, लोग अपने आप ही प्लास्टिक का यूज छोड़ें, सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज छोड़ें, तो इकोनॉमिक सोशल इम्पैक्ट क्या होंगे, प्रभाव क्या पड़ेंगे, ये सब कुछ असेसमेंट करना, मूल्यांकन करना। दूसरा क्या है, ऐसे रिसोर्सेज को क्या है रिसाइकलिंग पॉलिसी लेना, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या है रिड्यूस करें। एक तो प्लास्टिक का यूज ही रिड्यूस करें हम, जैसे मान लो बाज़ार में हम कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, कपड़े का थैला लेके चले जाएं, बैग लेके चले जाएं, उसमें ले आएं, प्लास्टिक का ना यूज़ करें जहाँ तक ना कर सकें, रिड्यूस करें, दोबारा से रीयूज करें, अगर प्लास्टिक दोबारा से यूज हो सकती है तो रीयूज करें, या फिर रिसाइकल करें, प्लास्टिक को रिसाइकल करें, ये सब कुछ कर सकते हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। तो यही है इसमें, और आज के टॉपिक भी इतने ही है। अब हम क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया आज। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इथेरियम और टेथर ये कभी कभी न्यूज़ में दिखते हैं, तो ये क्या है ये बताना आपको। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, किसी सेंट्रल बैंक की ये डिजिटल करेंसी है क्या? ये कंप्यूटर मालवेयर हैं, कंप्यूटर के जो होते हैं ना एंटीवायरस वगैरह, मतलब वायरस वगैरह, वायरस की तरह ही होता है, काम करता है मालवेयर, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, तो ये मालवेयर है क्या? रैंसमवेयर अटैक है क्या? रैंसमवेयर अटैक ऐसा होता है, रैंसम का मतलब होता है फिरौती, जैसे किसी में वायरस भेज दिया आपके आपके कंप्यूटर में, मोबाइल में, और वो लॉक लगा देगा। लॉक हटाने के लिए आपसे जिसने हैकर ने लगाया है, किसी हैकर ने लगाया है, आपके फाइल भेज दी कोई इंटरनेट के जरिए, तो कोड मांगेगा, कोड को हटाने के लिए पैसे मांगेगा, तो उसे बोलते हैं रैंसमवेयर अटैक। एक या फिर क्रिप्टो करेंसी है ये, इसका सही आंसर है डी, क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब है हिडन करेंसी, छुपी हुई, डिजिटल करेंसी भी बोलते हैं। ये आंसर इसलिए नहीं हुआ, इसी में भी डिजिटल करेंसी लिखा था, लेकिन इसमें लिखा था सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, यानी कि किसी सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी ना, इन पे कोई सेंट्रल बैंक का, जैसे सेंट्रल बैंक इंडिया का क्या है आरबीआई, आरबीआई का कोई कंट्रोल नहीं होता इन पे, तो ये क्रिप्टो करेंसी है, या डिजिटल करेंसी बोल सकते हो आप, या हिडन करेंसी बोल सकते हो, इथोरियम, टीथर और जैसे बिटकॉइन है। नेक्स्ट आपको बताना है G20 कंट्रीज़ के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। G20 कंट्रीज़ के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है। फर्स्ट कह रही है G20 इंटरनेशनल फोरम है गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक गवर्नर का, इसमें 20 मेजर इकोनॉमीज पार्टिसिपेट करती हैं। ये बनाया गया था जब फाइनेंशियल ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 2008 में, तब बनाया गया था ये G20। ये काम करता है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के रिगार्डिंग, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना हो उसके रिगार्डिंग ये काम करता है। आपको बताना है करेक्ट कौन सा है। 2020 में भी G20 से क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 2 1 3 2 3 ऑल ऑफ द अबव। देखो दूसरा बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1999 में बना था ये G20, 2008 में नहीं बना था, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। तो ये दो जहाँ पे काट दो, आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, आंसर आ गया आपका बी, 1 3 ओनली। नेक्स्ट हमारा हॉल मार्किंग इंडिया में जो की जाती है ज्वेलरी पे, जो ज्वेलरी होती है ना, जैसे आपका हार वगैरह, नेकलेस वगैरह हो गए, इन पे जो हॉल मार्किंग लगती है, निशान सा लगता है, ऐसे निशान लगा दिया, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड लगाती है, कई बार हमने पढ़ा है अपने टॉपिक में, ये मत कहना नहीं पढ़ा है। तो ये कौन कौन से मेटल पे ये लगाया जाता है, अवेलेबल होता है हॉल मार्किंग, गोल्ड पे, सिल्वर पे, प्लेटिनम पे, आपको बताना करेक्ट कौन सा है। 1 1 2 1 3 या 1 2 3 ऑल ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है गोल्ड और सिल्वर पे होता है हॉल मार्किंग, लेकिन प्लेटिनम पे नहीं होता, तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर 1 एंड 2। नेक्स्ट आपको बताना है एक डेंड्रोक्रोनोलॉजी टर्म है, ये किस लिए यूज होती है। प्लांट टिश्यू कल्चर है, उस एक मेथड है उसका कि प्लांट को क्लोनिंग की जाती है, क्लोनिंग का मतलब है कॉपी, एक प्लांट से दूसरा प्लांट बना दिया जाए लेबोरेटरी में, तो ऐसी टेक्निक्स के लिए हम ये डेंड्रोक्रोनोलॉजी वर्ड यूज करते हैं क्या। नेक्स्ट है मल्टीपल ऑफ प्लांट्स, ये प्रोडक्शन करना सीड के एब्सेंस में, मतलब हमारे पास बीज ना हो और बीज के बिना प्लांट बनाना, उसके लिए ये टर्म यूज करते हैं। या फिर जो ट्री है, पेड़ है, उसकी एज डिटरमाइन करने के लिए एक मेथड है, जैसे किसी पेड़ की एज कितने साल का है ये डिटरमाइन करना है, तो एक मेथड है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। नेक्स्ट आपको बताना है प्लांट के जीनोम में किसी जीन में चेंज करना है, उसके लिए ये मेथड यूज होता है क्या, ये टर्म आपका ऑप्शन है सी करेक्ट है यहाँ पे, कि हम किसी भी पेड़ की एज जो डिटरमाइन करते हैं, पता लगाते हैं, उस पता लगाने का एक मेथड है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, तो सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट में।
नेक्स्ट आपको बताना ऑरोरा के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। ऑरोरा क्या है, ये सोलर फ्लेयर के कारण अकर होती हैं। सोलर फ्लेयर होता है सन से जो निकल रही होती है ना सोलर विंड, हीट की वजह से, वही है सोलर फ्लेयर, उनकी वजह से ये ऑरोरा होते हैं। और ये इमर्ज होते हैं सन स्पॉट से, जो सन पे डार्क पेचेज होते हैं ना, डार्क पेचेज उनको बोलते हैं, जैसे छोटे छोटे डार्क पेजेस सन स्पॉट, उनसे होकर निकलते हैं सोलर फ्लेयर, उनके कारण ऑरोरा होते हैं। ऑरोरा लाइट होती है, लाइट सी जलती है, लाइट ऐसे जलती है कि आसमान से धरती तक टच कर रही है और एक लाइट हो रही है डिफरेंट डिफरेंट कलर की, ऐसी लाइट दिखती है लेटीट्यूड्स पे। तो ये बताना है दे आर सीन ओनली इन हाई लेटीट्यूड रीजन, ऐसा कहा जा रहा है ये केवल आर्कटिक और अंटार्कटिक की जो हाई लेटीट्यूड है उसी के पास दिखती है ये लाइट अरोरा। अरोरा अफेक्ट करती है रेडियो लाइंस और पावर लाइंस को, जो सिग्नल आ रहे होते हैं सेटेलाइट पे, सेटेलाइट के थ्रू अर्थ पे, उनको भी डिफेक्ट करती है, ये अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। तो आपको बताना है करेक्ट कौन सा है, 1 2 1 3 2 3 या 3 ओनली। देखो दूसरा है ना जो बिल्कुल गलत है, ये कह रहा है सिर्फ आर्कटिक अंटार्कटिक पे ये होता है अरोरा, बिल्कुल गलत है। ये लाइटिंग हमें मिड लैटिट्यूड पे भी दिखती है जलती हुई, तो ये इनकरेक्ट है। दो जहाँ पे काट दो, 1 और 3 बिल्कुल करेक्ट है, तो हो जाएगा इसका बी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपको बताना है एल नीनो के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इसमें, इस बार गलत स्टेटमेंट बतानी है कौन सी है। एल नीनो के लिए स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, आप नहीं देखा है तो कई बार पढ़ चुके हैं हम करंट अफेयर के इस लेक्चर में भी। एल नीनो क्या है, एक क्लाइमेट साइकिल है जिसमें लो एयर प्रेशर रहता है कहाँ पे, वेस्टर्न पैसिफिक में, और हाई प्रेशर रहता है ईस्टर्न पैसिफिक में। ये आप मैप देखो, इस मैप में ये बोल रहा है, ये स्टेटमेंट बतानी है गलत है या सही है। ये आपका ईस्टर्न पैसिफिक हो गया, या पैसिफिक ओशन है, ये ईस्टर्न पैसिफिक हो गया और ये वाला वेस्टर्न पैसिफिक हो गया। यहाँ पे आ जाएगा, गोल है ना पृथ्वी, यहाँ पे वेस्टर्न पैसिफिक हो जाएगा। तो आपको ये बताना है ये सही है क्या, ये सही बोल रहा है कि लो प्रेशर रहता है वेस्टर्न पैसिफिक पे और हाई प्रेशर रहता है ईस्टर्न पैसिफिक पे। नेक्स्ट कह रहा है कि ये अल्टरनेटिव साइकिल है जिसे एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन भी बोलते हैं, उसी का एक फेस है एल नीनो। नेक्स्ट ये कह रहा है जब एल नीनो आता है तो हमारे इंडिया में जो साउथ वेस्ट मानसून आती है उसको ये बढ़ाता है, ज़्यादा बारिश आती है जब एल नीनो होती है। तो आपको इनकरेक्ट बताना है कौन सा है गलत। तीसरा गलत है, पहला दूसरा, पहला तीसरा या दूसरा तीसरा। देखो दूसरा बिल्कुल करेक्ट है, ये एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का पार्ट है, उसी का अल्टरनेटिव साइकिल है, तो हमें इनकरेक्ट बताना है। दूसरा तो करेक्ट है, तो 1 और 3 इनकरेक्ट है, गलत है। पहला इसलिए गलत है क्योंकि उल्टा दिया है, लो प्रेशर रहता है ईस्टर्न पैसिफिक पे, ईस्टर्न पैसिफिक पे यहाँ पे रहता है लो प्रेशर यहाँ पे, और लो प्रेशर यहाँ पे रहता है, हाई प्रेशर रहता है यहाँ पे, हाई प्रेशर यहाँ पे रहता है। तो इसमें उल्टा दिया है, उल्टा दिया है। हाई प्रेशर रहता है कहाँ पे, वेस्टर्न पैसिफिक पे, और लो प्रेशर रहता है ईस्टर्न पैसिफिक पे। और ये एल नीनो जब आता है तो साउथ वेस्ट मानसून जो हमारे अब बारिश होती है जून से सितंबर में, वो कम हो जाती है, थोड़ी कम होती है, ज़्यादा नहीं होती। तो ये गलत दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट पे, इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे, नेक्स्ट नहीं है भाई साहब, इतने ही आज।